सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, जिसके साम्राज्य में कहते थे कि कभी सूरज नहीं डूबता था। बिल्कुल, जिसका खौफ पूरी दुनिया में था। हाँ, और जिसके पास सबसे आधुनिक तोपें थीं, मशीन गनें थीं, लाखों सैनिकों की फौज थी। हाँ? वो एक दुबले पतले अधनंगे इंसान से खौफ खा रही है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि क्योंकि उस इंसान ने समुद्र के किनारे झुककर बस एक मुट्ठी मिट्टी और नमक उठा लिया है। सही बात है। मतलब सुनने में ये किसी काल्पनिक कहानी का दृश्य लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारा इतिहास है। तो आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम उन पन्नों को पलटेंगे जो भारत के 1920 से लेकर 1930 तक के उस बेहद उथल-पुथल वाले दशक की गवाही देते हैं। और हमारे पास आज जो ऐतिहासिक दस्तावेजों, पत्रों और शोध पत्रों का अंबार है, वो ये साबित करता है कि असहयोग से लेकर सविनय अवज्ञा तक का ये सफर केवल कुछ राजनेताओं की बैठकें नहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव में दीमक लगाने की एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, इन दस्तावेजों को करीब से देखने पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये चर्चा सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि किस तारीख को क्या हुआ। सही कहा। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ तारीखों और घटनाओं के चश्मे से ही तो देखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब 1920 से पहले का जो भारतीय समाज था, वो एक डरी सहमी हुई प्रजा था। उनके लिए ब्रिटिश हुकूमत एक ऐसा खौफ था जिसके खिलाफ आवाज उठाना तो दूर की बात। सोचने पर भी रूह कांप जाती थी। लेकिन इस एक दशक ने, मतलब इन 10 सालों ने उस प्रजा को एक जागरूक नागरिक समाज में बदल दिया। एक बहुत बड़ा शिफ्ट था ये। बिल्कुल। इन 10 सालों में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने आम हिंदुस्तानियों के मन से पुलिस, लाठी और सबसे बड़ी बात, जेल जाने का खौफ हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन यार, ये खौफ रातों रात तो नहीं मिटा होगा। मतलब अगर हम 1919 और 1920 के उस शुरुआती दौर के दस्तावेजों पर गौर करें तो स्थिति एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह दिखती है। हाँ, जिसमें लगातार भाप बन रही थी। बिल्कुल, जिसके अंदर लावा बहुत लंबे समय से खदबदा रहा था और फटने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थी 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसे उस समय काला कानून कहा गया। जब मैंने इसके कानूनी पहलुओं को पढ़ा तो समझ आया कि ये सिर्फ एक कड़ा कानून नहीं था, ये सीधे सीधे तानाशाही थी। एकदम तानाशाही। इसका सीधा नियम था नो अपील, नो दलील, नो वकील। बाप रे, मतलब कोई कानूनी मदद नहीं। कोई मदद नहीं। मतलब ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये तो एक तरह से न्याय की उस पूरी व्यवस्था का कत्ल था जिसका दिखावा अंग्रेज इतने सालों से कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। और यही वो बिंदु था जहां नरमपंथी नेताओं का भी ब्रिटिश न्याय से मोह भंग हो गया। हम्म वो इतिहास का सबसे बड़ा घाव बन गया। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओ, वो बहुत ही खौफनाक था। यहाँ हमें ये समझना होगा कि जनरल डायर ने वहां जो अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, वो सिर्फ एक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नहीं था। तो उनका असली मकसद क्या था? अगर हम हंटर कमीशन की रिपोर्ट और डायर के खुद के बयानों को पढ़ें तो उसका मकसद पूरे पंजाब में एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। मतलब वो हिंदुस्तानियों की आत्मा में खौफ भरना चाहता था। बिल्कुल सही। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस घटना ने उस बचे खुचे भ्रम को भी तोड़ दिया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के भले के लिए है। और देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक दर्द नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के जो आर्थिक आंकड़े हमने अपने शोध में देखे हैं, वे भयानक हैं। हाँ, विश्व युद्ध भले ही यूरोप में लड़ा गया हो, लेकिन उसका पूरा आर्थिक बोझ भारत के कंधों पर डाल दिया गया। बिल्कुल, टैक्स बढ़ा दिए गए, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं, गरीब किसान और मजदूर सच में भूख से मर रहे थे। और इसी बीच एक तीसरा बड़ा मुद्दा सामने आता है, खिलाफत का मुद्दा। तुर्की के खलीफा वाला मामला। हाँ, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के साथ जो अपमानजनक संधि की, उससे भारतीय मुसलमानों में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर गुस्सा भर गया। तो अगर हम इसे जोड़कर देखें तो किसानों का आर्थिक दर्द, मुसलमानों का धार्मिक दर्द और आम भारतीयों का राजनीतिक दर्द। बिल्कुल। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा साझा मंच तैयार कर दिया जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया और फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन 1 अगस्त को ही तो एक बहुत दुखद घटना भी हुई थी, है ना? हाँ, इस आंदोलन की शुरुआत के दिन ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। ये तो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आघात रहा होगा। बहुत बड़ा। लेकिन उनके निधन ने एक तरह से एक बहुत बड़ी भावनात्मक ऊर्जा का काम किया। लोग उनके विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतर आए। और फिर दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस पर अंतिम मोहर लगी। बिल्कुल। और वहां उन्होंने 3 बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखे। पहला, स्वराज यानी सेल्फ रूल। दूसरा, पंजाब न्याय
यानी जलियांवाला बाग के दोषियों को सजा। हाँ, और तीसरा खिलाफत का हल, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता और खलीफा का सम्मान। यहाँ मैं इस आंदोलन की रणनीति वाले हिस्से पर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे सबसे दिलचस्प लगता है। असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन। मुझे लगता है कि इस रणनीति की गहराई को अक्सर कम आंका जाता है। मतलब ब्रिटिश हुकूमत भारत पर राज कैसे कर रही थी? इंग्लैंड से लाखों सैनिक तो आए नहीं थे। वही तो, ब्रिटिश राज असल में भारतीयों के ही सहयोग से चल रहा था। भारतीय क्लर्क, भारतीय पुलिस वाले, भारतीय वकील और सैनिक। तो रणनीति ये थी कि हम उस मशीन के पुर्जे ही निकाल लें, ब्रिटिश मशीनरी को पूरी तरह रोक दें। हाँ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों और अदालतों का त्याग, यहाँ तक कि गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मेरे मन में बार बार आया, वो ये है कि क्या ये रणनीति सिर्फ काम न करने या मशीन के गेर निकाल देने जैसी थी? क्या उस वक्त के सभी नेता इस असंवैधानिक तरीके से खुश थे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और सच्चाई ये है कि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। अच्छा, तो विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल जैसे कई दिग्गज नेताओं ने उस वक्त कांग्रेस छोड़ दी थी। ओह, कांग्रेस छोड़ दी। क्यों? उनका तर्क बहुत सीधा था। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ी जानी चाहिए, मतलब अदालतों और विधान परिषदों के जरिए। उन्हें शायद डर था कि सड़कों पर उतरने से अराजकता फैलेगी। बिल्कुल, उन्हें डर था कि आंदोलन एक बेलगाम भीड़ में बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो नया नेतृत्व उभर रहा था, उसका मानना था कि जिस कानून ने जलियांवाला बाग जैसी घटना को जन्म दिया, उस कानून के दायरे में रहकर न्याय की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। एकदम सही। और देखिए, ये सिर्फ नकारात्मक बहिष्कार नहीं था, इसके साथ ही स्वदेशी की ढाल भी थी। मतलब वो रचनात्मक कार्य जो शुरू किए गए थे। हाँ, खादी को आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान चले और छुआछूत मिटाने का प्रयास हुआ। और यही वो कारण है कि इसे भारत का पहला वास्तविक जन आंदोलन माना जाता है। ये कोई छोटा विरोध नहीं था, बल्कि एक सुनामी थी। बिल्कुल, पहली बार लड़ाई सिर्फ वकीलों और पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित नहीं थी। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और नई संस्थाएं खुली, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। हाँ, और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और पटेल जैसे दिग्गजों ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी। सबसे बड़ी बात, महिलाएं पहली बार घरों की चार दीवारी से बाहर आईं। अवध, बंगाल और दक्षिण में किसानों और मजदूरों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। मतलब ब्रिटिश प्रशासन सचमुच पंगु होने लगा था। लेकिन जब सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, मंजिल सामने नजर आने लगी थी, तो अचानक एक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लग गया? आप चौरी चौरा कांड की बात कर रही हैं? हाँ, 4 और 5 फरवरी 1922 की वो घटना। ये समझना आज भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। हुआ ये था कि गोरखपुर के चौरी चौरा में एक उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। बाप रे! और उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। बिल्कुल। और इसके कारण अहिंसा के सख्त पुजारी गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली प्रस्ताव के तहत पूरा आंदोलन ही अचानक वापस ले लिया। लेकिन जब मैंने सुभाष चंद्र बोस की बातें पढ़ी, तो उन्होंने इस अचानक वापसी को एक नेशनल कैलेमिटी यानी राष्ट्रीय संकट करार दिया था। हाँ, और अगर हम इसे सिर्फ उस पल के गुस्से के नजरिए से देखें, तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का गुस्सा बिल्कुल जायज लगता है। वो सब तो उस वक्त जेल में थे ना। हाँ, और वो इस फैसले से स्तब्ध रह गए थे। लेकिन अगर हम उस दौर की ब्रिटिश सैन्य तैयारियों और गांधी जी की रणनीतिक सोच का विश्लेषण करें, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, तो गांधी जी की क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, उनका अहिंसा पर जोर केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं था, ये एक बहुत ही ठोस राजनीतिक रणनीति थी। मतलब अगर आंदोलन हिंसक हो जाता, तो दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश फौज को भारतीयों पर अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने का एक कानूनी बहाना मिल जाता। वे इस आंदोलन को बेहद क्रूरता से कुचल देते। हाँ, ये रणनीतिक दृष्टिकोण वाकई दिलचस्प है, और शायद जनता भी अभी एक लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन इसका तात्कालिक असर तो यही हुआ कि आंदोलन रुक गया और कांग्रेस के अंदर एक वैचारिक विभाजन हो गया। हाँ, 1922 से 1929 के बीच का जो दौर है, इसमें कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, परिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी। प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। वो विधान परिषदों में चुनाव लड़कर अंदर से अड़ंगा डालना चाहते थे, है ना? बिल्कुल। और दूसरी तरफ नो चेंजर्स थे, जैसे सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, जो चुनाव का विरोध कर रहे थे और रचनात्मक कार्यों पे फोकस करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच 10 मार्च 1922 को एक बहुत ऐतिहासिक घटना होती है, गांधी जी की गिरफ्तारी। हाँ, उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। पर जज ब्रूमफील्ड ने खुद माना कि गांधी जी आम कैदियों जैसे नहीं थे, उनकी बहुत लोकप्रियता थी। बिल्कुल,
और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इस गिरफ्तारी और आंदोलन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या था? वही जो हमने शुरू में कहा, भारतीयों के मन से जेल जाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो काले झंडे दिखाए गए थे और लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ। हाँ, वो शहादत ने युवाओं के खून में उबाल ला दिया और अंततः 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, वहां डोमिनियन स्टेटस की मांग को खारिज कर दिया गया और पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक संकल्प लिया गया। बिल्कुल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहीं से रणनीति का एक बहुत बड़ा अपग्रेड होता है, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, रणनीति का अपग्रेड। 1920 की रणनीति थी सिर्फ सहयोग वापस लेना, लेकिन 1930 की रणनीति थी सीधे कानून तोड़ना। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो 1920 एक रस्सी खींचने या टग ऑफ वॉर जैसा था, जबकि 1930 सीधे तौर पर एक ताले को हथौड़े से तोड़ने जैसा था। बहुत सही एनालॉजी है। और ये हथौड़ा चला वाइसरॉय इरविन द्वारा 11 मांगे ठुकराए जाने के बाद। और कानून तोड़ने के लिए चुना गया नमक। हाँ, दांडी मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक की वो पदयात्रा, साबरमती से दांडी तक 240 मील, जो सिर्फ 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी। लेकिन नमक ही क्यों? मतलब मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश नमक एकाधिकार को तोड़ा गया। क्योंकि नमक पर लगने वाला टैक्स सबसे क्रूर था। ये हर गरीब इंसान को मार रहा था। नमक तो हर इंसान की बुनियादी जरूरत है ना? बिल्कुल। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसमें महिलाओं और किसानों की अभूतपूर्व भागीदारी थी। हाँ, और उत्तर पश्चिम में जो सीमांत गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन ने इस आग को और भड़काया। पठानों ने भी पूरी तरह अहिंसक रहकर गोलियों का सामना किया। तो मतलब असहयोग से लेकर सविनय अवज्ञा तक का ये सफर केवल राजनीतिक मांग का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का सफर था, जहां लोग न्याय की भीख मांगने से आगे बढ़कर अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ने का साहस जुटा चुके थे। जाने से पहले हम एक विचार पर गौर करना चाहेंगे। मतलब नमक जैसी रोजमर्रा और मामूली सी चीज जिसे हर इंसान इस्तेमाल करता है, वो कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जंजीरें तोड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। ये सोचने वाली बात है। तो क्या आज के दौर में भी हमारे आसपास ऐसी कोई साधारण सी चीज मौजूद है जो बहुत बड़े बदलाव का जरिया बन सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। बिल्कुल, अगले ऐतिहासिक विश्लेषण में फिर मिलेंगे।